हेलो फ्रेंड, आज हम सबको पढ़ना क्या है? आज हम सबको समझना है एक बहुत ही फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। आज हम सब लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में जो है पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास जिसको हम सब लोग बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अगर हम सब लोग बात करें तो स्टार्टिंग की बात की जाए तो जो हमारे पास क्लास 11th की जो फिजिक्स होती है उसमें हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर तक हम सब लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है। मूव करने का मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के हर एक पार्टिकल मूवमेंट में है, यानी कि हर एक पार्टिकल के पास मूवमेंट है। तो अगर हम बात करें कोई भी जो बॉडी हमारे पास बॉडी का जो मोशन है वो बेसिकली हमारे पास तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि बॉडी का जो मोशन है वो किस तरीके से होता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी पर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, मान लीजिए इस बॉडी पर मैंने फोर्स ऐसे आगे लगाया, तो जब मैं बॉडी पर फोर्स आगे लगा रहा हूं तो इस बॉडी का यहां वाला पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल, इसमें जितने पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल आगे की तरफ जितने वेलोसिटी से ये पूरी बॉडी मूव कर रही है उतने ही वेलोसिटी से इसके जितने बंदे हैं यानी कि इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल उसी वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मोशन को हम सब लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। इसको हम सब लोग, इस मोशन को क्या कहते हैं? हम सब लोग ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम सब लोग बोलते हैं स्थानांतरी गति। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, मानकर चलिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने किसी बॉडी को ऐसे रख दिया और मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया F। जब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ तो ये बॉडी नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करेगी। तो इस बॉडी के पास ये वाला जो पार्टिकल है ये भी नीचे चलेगा, ये वाला जो पार्टिकल है ये भी नीचे चलेगा, ये वाला जो पार्टिकल है ये भी नीचे चलेगा। लेकिन हमें ये समझना है कि ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में इस बॉडी के पास जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल की वेलोसिटी b होगी, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी b, इस पार्टिकल की वेलोसिटी b, इस पार्टिकल की वेलोसिटी b। तो इस मोशन को हम सब लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमारे पास होता है। अब जो हमारे पास दूसरा मोशन होता है जिसको हम सब लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। हमारे पास ऐसे मोशन तो तीन प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास, इसके जस्ट बाद हम सब लोग समझेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो उस बॉडी के जितने मॉलिक्यूल थे अगर सारे मॉलिक्यूल वो सभी के सभी एक सीधी वेलोसिटी के साथ यानी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यानी कि एक ही वेलोसिटी के साथ, एक समान वेलोसिटी के साथ अगर वो आगे की तरफ चल रहे हैं और सभी बंदे की वेलोसिटी सेम है तो हम सब लोग उस मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब हमारे पास रोटेशनल मोशन क्या होता है? अगर इस बॉडी को, मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, अगर इस बॉडी को मैं यहां पर इस पर ऐसे मैं फिक्स कर दूं और इस बॉडी को मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे मैं इसको घुमाऊं, तो श्योर सी बात है अगर जब मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूं तो इस बॉडी के पास जितने भी पार्टिकल हैं वो सब इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वो सब इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमती है और उस बॉडी के हर एक पार्टिकल उस फिक्स एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करते हैं तो हम सब लोग इस मोशन को बोलते हैं प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है, हमारे पास ये होता है प्योरली रोटेशनल मोशन। अब हमारे पास एक तरीके का मोशन और होता है, अगर इसी बॉडी को मैं आगे की तरफ ऐसे फेंक कर मारूं, इसको मैं आगे की तरफ ऐसे फेंक कर मारूं, ये बॉडी आगे भी जाए और रोटेट भी करे, आगे भी जाए रोटेट भी करे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर जो हमारे पास मोशन हो रहा है इसको हम सब लोग बोलते हैं CRTM। CRTM का मतलब होता है कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। कहने का मतलब संयुक्त घूर्णन और स्थानांतरी गति, ये तीन तरीके से मोशन होता है। अब हम सब लोग जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम सब लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, अब हम सब लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे,
बिल्कुल होंगे। अगर मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकूं तो इस बॉडी का जितना पार्टिकल है सब ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितने वेलोसिटी के साथ जाएगा? डी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा। अगर मैं इस बॉडी को इस प्रकार से फेंकता हूं कि ये बॉडी ऊपर भी जा रही है और साथ ही साथ रोटेट भी कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे फेंक दूं, इसको मैं ऐसे फेंक दूं तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे रोटेट करते हुए जाएगी, ऐसे आगे जाती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, करती रहेगी, जाती रहेगी। इसका मतलब अगर मैं इस वाले बॉडी के इस पार्टिकल को थोड़ा सा मैं अगर इसके मोशन को एज्यूम करूं तो पहले इसका रास्ता ऐसे था, फिर उसके बाद अगर ये ऐसे घूम रही है, फिर मान लीजिए ऐसे घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है, तो यहां पर जो बॉडी का पार्टिकल है अगर इसके किसी पार्टिकल के मोशन को हम एज्यूम करने जाएंगे तो वो हमारे पास बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और उसकी इक्वेशन मैथमेटिकली लिखना ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम एक बात करते हैं, अगर इस बॉडी को जैसे मान लीजिए ग्राउंड में दो बच्चे खेल रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉल है, उस बॉल को एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास फेंक रहा है, तो जब बॉल को फेंकता तो बॉल को आप ऐसे भी फेंक सकते हो, मतलब बॉल ऐसे चली जाए, बॉल को आप स्पिन कराते हुए भी फेंक सकते हो। स्पिन कराने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इस बॉल को बच्चे ने फेंका तो इस ये मान लीजिए बॉल का मॉलिक्यूल था, मान लीजिए पार्टिकल था, तो इसका मोशन ऐसे था, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आगे गई, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर साइड है इस मॉलिक्यूल की, फिर इसके बाद ये आगे गई, फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी मान लीजिए मॉलिक्यूल यहां कहीं पर पहुंचा, तो लगातार ये जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो पार्टिकल है ये पार्टिकल लगातार ये क्या कर रहा है, कभी आपके पास हो सकता है आपके सामने ये आ जाए, कभी हो सकता है आपके सामने आने का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको सामने से भी दिखे, हो सकता है ये मॉलिक्यूल यानी कि पार्टिकल आपके पास पीछे भी चला जाए, तो इसके मोशन को हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा बात करें, तो अगर मैं इस पूरे बॉडी के इस सेंटर वाले पार्टिकल को पकड़ लूं तो आप लगातार देख रहे होंगे ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है, ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है, ये सेंटर वाला पार्टिकल एक पैराबोला के रास्ते पर ही चल रहा है। ये सेंटर वाला जो पार्टिकल है, ये सेंटर वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, इस बॉडी का जो सेंटर वाला पार्टिकल है, ये सेंटर वाला पार्टिकल एक पैराबोला यानी कि पैराबोले के रास्ते पर चल रहा है, एक परवलय के रास्ते पर चल रहा है। इसी को हम लोग इस बॉडी का बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, एक सीधे से मुद्दे की बात यह है कि अगर हम किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास का मतलब यह होता है कि हम उस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट एज्यूम कर ले, एक ऐसा पॉइंट हम मान लें कि जिस पॉइंट पर अगर हम उस पूरी बॉडी के मास को एज्यूम कर सके, उस पॉइंट पर पूरी बॉडी के उस मास को क्या कर सके, हम एज्यूम कर सके, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी कि किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल के सिस्टम का, किसी कोई सिस्टम है पार्टिकल का, तो उसका सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस पूरी बॉडी के यानी कि उस पूरी बॉडी के मास को आप एज्यूम कर सकते हो। लेकिन ये डिफिनेशन हमारे पास पूरी सही नहीं। किताबों में ये डिफिनेशन लिखी है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप किसी भी बॉडी के टोटल मास को आप एज्यूम कर सकते हो, यानी कि वहां पर मान सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास ये जो हमारे यहां डिफिनेशन है ये मैथमेटिकली सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब हम लोग इसको बात करते मान लीजिए यही बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, अगर इस बॉडी को मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करवा दूं, अगर इस बॉडी को मैं इसके एक्सिस के अबाउट में इसको रोटेट करवा दूं और इस बॉडी की मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं, तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट ऐसे बीच में होगा, मानकर चलो ये है इसका सेंटर ऑफ मास, मानकर चलो ये सेंटर ऑफ मास है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब मैं इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास को मैंने एज्यूम किया और इस बॉडी को मैंने घुमाया, इस बॉडी को मैं ऐसे रोटेशन मोशन करवा रहा हूं, तो इसके हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अगर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो हर एक के पास वेलोसिटी है, बिल्कुल वेलोसिटी है, लेकिन सभी अलग अलग रेडियस पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि B बराबर आपके पास होता है ओमेगा इंटू आर।
रेडियस अलग अलग तो वेलोसिटी आपके पास अलग अलग हो जाएगी। अगर हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट है तो रेडियस अलग अलग तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी बॉडी का अगर मैं इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं तो इस पूरी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, अगर मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, मान लीजिए डिस्क ही है और इसको मैं ऐसे घुमा दूं, रोटेट करवा दूं इस एक्सेस के अबाउट, तो कहोगे इस टोटल बॉडी का या इस टोटल बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है वो आ जाएगी आपके पास। इसमें एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल, बोले तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। तो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, ये भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो मुझे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो हम इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम इस जितने भी ये पार्टिकल है सबकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सबकी काइनेटिक एनर्जी को निकालकर क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो अगर मैं के टोटल की बात करूं तो पहले के लिए यानी पहले पार्टिकल के लिए हाफ m1 d1 स्क्वायर, पहले पार्टिकल के लिए के बराबर हाफ md स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो हाफ m2 d2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 d3 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें जितने पार्टिकल होंगे सारे पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी को निकालकर जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर के टोटल बराबर आ जाएगा 1/2 m1 और b1 बराबर हो जाएगा ओमेगा 1 r1 का स्क्वायर, या सॉरी ओमेगा 1 नहीं होगा, ओमेगा होगा। अगर मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 d2 के स्थान पे ओमेगा r डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का स्क्वायर। इस तरीके से प्लस प्लस। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहां से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर देता हूं तो यहां पर 1/2 ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन किया, यहां पर आ जाएगा आपके पास m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास आगे चला जाएगा। तो अगर हम ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के लिए जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो इसका मतलब क्या? हाफ md स्क्वायर। इस बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ md स्क्वायर। वास्तव में इन रियलिटी केस की अगर मैं बात करूं तो ये इस बॉडी के लिए जो आपने काइनेटिक एनर्जी लिखी है, ये इस बॉडी के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी है। इस बॉडी के केवल और केवल एक मास के लिए आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी। ये केवल और केवल ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ये केवल और केवल एक मास के लिए, पॉइंट मास के लिए है ये काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एक हमारे पास पॉइंट मास के लिए काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो के टोटल बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ये जो m1 r1 स्क्वायर आया है प्लस m2 r2 स्क्वायर आया प्लस m3 r3 स्क्वायर आया है, इसको हम सब लोग बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इसकी कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं कि आप सब लोग थोड़ा सा समझ सको। जो हम सबके पास ये जो थ्योरी होती है सेंटर ऑफ मास की, ये थ्योरी सेंटर ऑफ मास की पूरा सही नहीं है। क्योंकि कोई भी थ्योरी जो किसी फिनोमेना को मान लीजिए 2-3 डिफिनेशन है उसको सही बोल रही है, लेकिन इस 2 डिफिनेशन को वो सही नहीं बोल रही है, इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन हमारे पास पूरा सही नहीं है। उसकी एक अलग डिफिनेशन होती है, उसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हमने देखा कि यहां पर के टोटल आ गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर या आई ओमेगा स्क्वायर। ये सेम इससे क्या लगा फिर हाफ md स्क्वायर, एम के स्थान पे आपके पास आ गया आई। अब एक बात बताइए, सेंटर ऑफ मास ये किसकी काइनेटिक एनर्जी थी? गुरुजी आपने इसको बोला कि ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है। ये एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ md स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप पूरी बॉडी के टोटल मास को आप एज्यूम कर सकते हो। तो आपने कहा चलो ठीक है, अगर मैं इस टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैं मान लू इसके बीच में होगा, बिल्कुल होगा, ज्योमेट्रिकल पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैं इसके सेंटर पर एज्यूम करूंगा, मेरी बात को ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर मैंने एज्यूम किया, जैसा डिफिनेशन कहती है, अगर मैंने यहां पर इसके मास को मैंने एज्यूम किया, एक बात बताओ,
अगर मैं इस बॉडी को ऐसे पकड़कर मैं घुमा दूं, ऐसे पकड़कर मैं घुमा दूं, ऐसे पकड़कर मैं घुमा दूं, तो जो सेंटर वाला मास है, ये जो इस पूरे बॉडी के, अगर मान लीजिए सेंटर पर आप इसका सेंटर ऑफ मास मान रहे हैं, तो क्या वो मोशन कर रहा है? क्या वो मोशन कर रहा है? क्या वो मोशन नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर इस पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास में इसके सेंटर पर ज्यूम कर लूंगा तो हाफ एम, और यहां पर क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पर आपके पास इसकी वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब आ जाएगा 0 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास ये टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन यहां पर हमारे पास सही नहीं है। कि अगर हम किसी भी सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या, कि किसी भी बॉडी के अगर हम किसी पॉइंट पर, या किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है, अगर हम उस पॉइंट पर किसी भी बॉडी के टोटल मास को ज्यूम कर लेते हैं तो कौन सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये डिफिनेशन पूरा सही है। इसका मतलब क्या, इसकी डिफिनेशन सही क्या होनी चाहिए? तो मैं बोलूंगा ये डिफिनेशन मैथमेटिकली सही है, मैथमेटिकली सही है, लेकिन टोटली डिफिनेशन इसकी सही नहीं है। इसकी जो रियल डिफिनेशन है, वो उस रियल डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं। उसकी डिफिनेशन क्या है? अब इसको यहां पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि मैं आगे और इसको समझा सकूं। इसकी डिफिनेशन ये, डिफिनेशन तो इसकी कोई भी नहीं है, लेकिन इसको मैं इंपॉर्टेंट करके आपको बता देता हूं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। कि द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा काल्पनिक बिंदु है जिससे, द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा काल्पनिक बिंदु है जिससे पूरे निकाय का द्रव्यमान आघूर्ण, जिससे पूरे निकाय का द्रव्यमान आघूर्ण यानी कि मोमेंट मास शून्य होता है। ये हमारे पास एक रियल डिफिनेशन हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट, या किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल के समूह का एक जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हम पूरी बॉडी के मास को वहां पर हम सब लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास में जो इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पर मास हो ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पर मास हो ही। कहने का मतलब, अगर मैं एक रॉड ले लूं ऐसे, ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास नो डाउट बीच में होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के भीतर होता है, ऐसा नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, रिंग और डिस्क में थोड़ा सा फर्क होता है। डिस्क आपके पास पूरा भरी होती है, जो आपके पास रिंग होती है उसमें मास कहां पर होता है? उसमें मास केवल और केवल सर्कमफेरेंस पर होता है। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा एकदम जस्ट सेंटर पर, इसके सेंटर पर होगा। क्या रियल में यहां पर मास है? क्या यहां पर मास नहीं है? तो वही चीज मैंने क्या लिखा कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पर मास हो ही। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हैं जिसको हम सब लोग आगे और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन के लिए भी डिमांड करते हैं। और हमारे पास तीसरी जो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑलवेज हैवी साइड होगा, भारी वस्तु की ओर होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर में आधे को मैं नहीं भरता हूं मान लीजिए, और आधे को मैंने रेत से भर दिया, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, यहां पर रेत है ऐसे, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया। अगर मैं कहूं सेंटर ऑफ मास यहां पर इस बॉडी का कहां पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर साइड खाली है,
मास सबसे ज्यादा किधर है, नीचे की तरफ है मास। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वस्तु की ओर होगा, यानी भारी द्रव्यमान की ओर होगा, कि जिधर मास ज्यादा सेंटर ऑफ मास उधर ही होगा। इसका मतलब नीचे की तरफ कहीं ना कहीं हमारे पास इस बी वाले पॉइंट पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस वाले पॉइंट पर चलाऊंगा तो यहां इसके बाद मास आपके पास कम हो जा रहा है, तो ये हमारे पास बी वाला पॉइंट जो हमारे पास होगा ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम किसी भी बॉडी के टोटल मास को जो है वहां पर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। थैंक यू।